तो आज हम जो टॉपिक करेंगे यहाँ पे राजस्थान का, राजस्थान जीके में जो राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान का भूगोल करेंगे, तो उसमें हम मेन फोकस करेंगे सीईटी के ऊपर। सीईटी का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है भू आकृतिक स्वरूप एवं भूगर्भिक संरचना। तो इसका मतलब क्या होता है कि भू आकृतिक संरचना, भूगर्भिक स्वरूप, इसका मतलब होता है जैसे हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और हमारी जब हम पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थ के ऊपर, तो हम देखते हैं कि हमारी अर्थ पे बहुत सारे पहाड़, रेगिस्तान और ये सब कैसे बने, इनका अपने क्या कि स्टडी करते हैं इनकी। तो पता चलता है कि इनका कुछ नए पहाड़ हैं, कुछ पुराने हैं, तो इनका एक युग है, ईरा होती है। जैसे अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन में काल में बनी है, तो इनका एक मतलब युग होता है बनने का। जैसे राजस्थान में हम जो मेन फोकस करेंगे, एक तो हम अपने जो टॉपिक है उससे बाहर नहीं जाएंगे और बिल्कुल लिमिटेड पढ़ेंगे और बढ़िया पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम जो 4 मेन स्टडी करेंगे वो करेंगे हम। फर्स्ट अरावली पर्वतमाला भूगर्भिक संरचना में, सेकंड थार का मरुस्थल, थर्ड दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग, और फोर्थ हमारा रहेगा पूर्व का मैदान। तो इसमें दोस्तों देखो मेन क्वेश्चन जो ईरा का आएगा वो कैसे आएगा, वो बिल्कुल इसमें क्या है कि सिंपल क्वेश्चन आएगा। ईरा का क्वेश्चन की बात करें हम सिर्फ, तो उसके अंदर हमारा जैसे रहेगा, सिर्फ मैं ईरा का बता रहा हूँ, बाकी अपने डिटेल से इनको अलग अलग करेंगे। जैसे अरावली पर्वतमाला है, ये कौन से युग में बनी है, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था अपने प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन। और जो हमारे थार का मरुस्थल है उसका निर्माण हुआ परमो कार्बोनिफेरस। ये वैज्ञानिकों ने नाम दिए हैं। और दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग का निर्माण हुआ आर्कियन युग में। और जो ये पूर्व का मैदान है ये बिल्कुल न्यू है, मतलब इस पे क्या मिट्टी आती रहती, जमाव होता रहता है नदियों से, तो प्लीस्टोसीन काल का है ये। तो अपने को मेन, अपने ऐसे तो पूरे भी पढ़ सकते हैं, जैसे ईरा की पूरी डिटेल में कौन सी युग होता है, कौन सी चट्टानें बनी, कौन से क्रम की चट्टानें बनी, लेकिन जो मेन हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है वो इन्हीं से होता है कि अरावली पर्वतमाला कौन से युग में बनी, प्री कैम्ब्रियन में, हमें याद रखना है प्री कैम्ब्रियन में। थार का मरुस्थल परमो कार्बोनिफेरस में बना, इतना ही याद रखना है अपने को। और दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग बना है आर्कियन युग में, और पूर्व का मैदान बना है प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल है ये, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट अब हम अरावली पर्वतमाला पे जाएंगे और हम लास्ट में वो भी करेंगे जो सुपर ग्रुप भीलवाड़ा सुपर ग्रुप अरावली शिष्ट की तेली समूह के बारे में पढ़ेंगे, वो इसके अंदर ही पढ़ लेंगे अपने। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला पे। तो अरावली पर्वतमाला पे अगर हम जाएं तो हमारा पहला ये रहेगा कि जानने के लिए कि ये कितने, राजस्थान में कितने ज़िलों से
गुजरती है अरावली पर्वतमाला। ये मुख्य रूप से 7 जिलों में और वैसे 13 जिलों में। अगर ऐसे आए कि मुख्यतः 7 जिलों से और वैसे 13 जिलों से गुजरती है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी भी। और जो हमारी अरावली पर्वतमाला है उसको जो वैज्ञानिकों ने 3 हिस्सों में बांटा है। तो उत्तरी, एक दक्षिणी और मध्य। उत्तरी, दक्षिणी और मध्य अरावली पर्वतमाला। ये 3 मुख्यतः इन हिस्सों में बांटा गया है इसको। तो जब हम अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हम क्या पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। इसका पहले तो हम वही पढ़ेंगे, निर्माण कौन से युग में हुआ, सबसे जो इम्पोर्टेंट है युग हुआ प्री कैम्ब्रियन काल। मेन यही है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ मेन जब हम पढ़ते हैं तो। और एक हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है विश्व की सबसे प्राचीनतम है। विश्व की सबसे प्राचीनतम। और दोस्तों हम अब बिल्कुल आराम से चलेंगे, अच्छे से गौर करेंगे। तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और जो अब हम ये देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कैसे होता है, मतलब जो अरावली पर्वतमाला है कैसे बनी, कैसे वो पहाड़ ऊपर आ गए, पहाड़ बन गए। तो उसके लिए दोस्तों इसका एक सिद्धांत दिया गया वैज्ञानिकों ने। जो अर्थ होती है हमारी, उसके अंदर होती है पहले अंदर ही अंदर कोर, फिर मेंटल, फिर ऊपर ही ऊपर होता है क्रस्ट। तो इसके अंदर सबसे हैवी, ज़्यादा द्रव्यमान के जो मटेरियल है वो होंगे इसमें मध्यम क्रम के, और इसमें सबसे हल्के एल्यूमिनियम वगैरह क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो जो प्लेट पृथ्वी के अंदर क्या है कि जैसे अपने भूकंप आते हैं तो कुछ हलचलें होती रहती है। तो हलचलें होती है तो उससे क्या है कि नीचे के जो प्लेटों की अभिसारी गति होती है पृथ्वी के अंदर, ऐसे माना गया, प्लेटें मानी गई है मतलब धातुओं को, तो उनकी अभिसारी गति से तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। प्लेटों की अभिसारी गति। प्लेटों की अभिसारी गति से इस जब ये प्लेटों की गति हुई तो इससे क्या है कि फोल्ड बन गए तल पर, ज़मीन पे फोल्ड जैसे, जभी तो ये पहाड़ जैसी शेप आई। और इसलिए हम जो अरावली पर्वतमाला है ना उसको कहते हैं वलित या मोड़दार। ये भी मैं बीच में बताता रहूँगा क्या चीज़ याद रखने वाली है, वलित या मोड़दार।
ये इसकी विशेषता है वलित या मोड़दार अरावली पर्वतमाला की। और जो मेन अब क्या होता है कि जब ये बाहर आ गई प्लेटें, तो इनमें क्या हो कि अंदर पहले भूगर्भ में थी, ये बाहर आ गई, तो इनमें क्या कि बहुत सारी ये चट्टानें अपने साथ कुछ मटेरियल होता है इनके अंदर, जैसे जो हमारे काम आता है मार्बल ग्रेनाइट वैसे। तो ये मुख्यतः जो चट्टानें बनी है क्वार्टजाइट की बनी है। तो अरावली पर्वतमाला के जो गर्भ में, अरावली पर्वतमाला के गर्भ में जो चट्टान है वो बनी हुई है किसकी, क्वार्टजाइट की। अब क्वार्टजाइट के अंदर क्या होता है, ग्रेनाइट, नीस और चूना पत्थर की, और मैक्सिमम यहाँ पे क्या है कि ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है, जैसे कोटा स्टोन वगैरह निकलता है। ग्रेनाइट, नीस और चूना पत्थर, ये चट्टानें पाई जाती है। अब हम क्या कि अरावली पर्वतमाला की वैज्ञानिकों ने तुलना की है, वैज्ञानिकों ने कुछ राजस्थान के जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने तुलना की है कि किस चीज़ से हमें तुलना की है, ये हमें पढ़ेंगे। तो अरावली पर्वतमाला की जो तुलना की है, अरावली सबसे पहले तो जो यूएस से अमेरिका के अंदर अपलेशियन पर्वत है, ये क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की गई है, क्योंकि वो भी बहुत पुराना है। अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उससे तुलना की गई है। ये इम्पोर्टेंट है। जो वाद्य यंत्र, एक वाद्य यंत्र से भी अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है कि उसके जैसी मतलब आकृति है, तो कौन से वाद्य यंत्र से की गई है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये तत्वाद्य यंत्र है, तानपुरा। तीसरी जो तुलना की गई है वो किसी मानव के अंग से की गई है, कान से, कर्णवत। तो मेन अपने को ये तीन ही फोकस करना है। अपलेशियन पर्वत अमेरिका से तुलना की गई है, वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य यंत्र से, और अंग है वो कान से, कर्णवृत्त। और अब हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। अगर देखा जाए कि अरावली पर्वतमाला किस चीज़ का भाग है, मतलब पहले क्या पूरी पृथ्वी एक हुआ करती थी, समुद्र वगैरह नहीं थे, तो अचानक ऐसा चेंजेस आया कि ऐसी मतलब धरती के अंदर ऐसी प्रक्रिया हुई कि ये तुम्हारी पृथ्वी है। पहले हम ये जान लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला है गोंडवाना लैंड का भाग। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है ये अब आपको बताते हैं। पहले हमारी पृथ्वी पे ऐसे कुछ नहीं था कि पानी है या कुछ नहीं, पृथ्वी हमारा था आग का गोला। जैसे ये धीरे धीरे ठंडी होती गई, इस पे अंदर से ज्वालामुखी वगैरह निकलने लगे। उसके बाद पहले यहाँ पे CO2 की अधिकता थी, ऑक्सीजन नहीं थी पहले यहाँ पे। फिर पृथ्वी को हमें इस पृथ्वी पे जब अंत प्रक्रिया हुई
कोर मेंटल क्रस्ट में, तो ये जिससे पहाड़ फूट बने उन 2 भागों में बंट गई ऐसे। तो जो ऊपर का भाग था उसे नाम दिया गया लोरेशिया, और नीचे का भाग था उसे नाम दिया गया गोंडवाना, और बीच में है 33 सागर, और जो हमारा थार का मरुस्थल है वो 33 सागर का ही विशेष है। इसके अंदर हम और भी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन इससे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। अब जो हम पढ़ने वाले की अरावली पर्वतमाला, मेन हमने ये देखा था कि मुख्यतः 7, एक सेकंड, हम पूरे वैसे कर लेते हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग। मुख्यतः मतलब अरावली पर्वतमाला, 1 सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर ले। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, अरावली पर्वतमाला ऐसे बढ़ लेते हैं, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। तो इसके अंदर हम देखेंगे पहले तो कि मुख्यतः सात जिलों से और वैसे 13 जिलों से। और दूसरी बात हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ये मतलब एरिया कितना कवर करती है परसेंटेज में, मतलब राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा अरावली पर्वतमाला रखती है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसका जो क्षेत्र रहेगा वो 9.3% रहेगा, प्रतिशत रहेगा 9.3%। ये इतना एरिया कवर करती है, ये इम्पोर्टेंट है। और कितनी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे राजस्थान की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली पर्वतमाला वाले एरिया में। और हमने युग पढ़ लिया था प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन। और हमें इसमें एक ये चीज़ ऐड करनी है कि कुल अरावली की लंबाई कितनी है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। और अब हम देखेंगे कि इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। 550 किलोमीटर, जो कि कुल अरावली का 80% है, ये ध्यान रखना, कुल लंबाई का। अब हम ये जानेंगे कि प्रवेश कहाँ से करती है। ये हम मैप के थ्रू जानते हैं थोड़ा कैसे प्रवेश करती है। तो हमने एक ये रफ मैप बनाया है राजस्थान का। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो अरावली का प्रवेश है, ये आता है क्वेश्चन बार बार कि कहाँ से होता है। तो ये होता है अपने खेड़ ब्रह्मा सिरोही में, खेड़ ब्रह्म सिरोही। एक तो प्रवेश करता है कि बाहर कहाँ से निकलती है। ये खेतड़ी से निकलती है, झुंझुनू सिंघाड़ा। खेतड़ी सिंघाड़ा। और इसकी हमने देखी थी कुल लंबाई, यहाँ पे लिख देते हैं हमने अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अरावली
पर्वतमाला का विस्तार। तो इसकी जो कुल लंबाई हमने पढ़ी थी 692 किलोमीटर, जो कि गुजरात के पालनपुर से निकलती है, स्टार्ट होती है। वैसे इसका जो माना गया है वो अरब सागर को पिता माना गया है, मतलब वहाँ से निकलती है। और इसकी जो राजस्थान में है हमने पढ़ी थी लंबाई 550 किलोमीटर, जो कि 80% है कुल लंबाई का। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब क्या है कि हम अरावली को 3 भागों में पढ़ेंगे अलग अलग, उत्तरी, मध्यम, दक्षिणी अरावली। और उसमें हम पढ़ेंगे कि तीनों भागों में कौन कौन से पर्वत चोटियाँ हैं इसकी मुख्यतः, और उनकी लंबाई, जो इम्पोर्टेंट पर्वत चोटियाँ उनकी लंबाई, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इसकी हम चोटियाँ लास्ट में करेंगे जो सारी है, लेकिन हम पहले अलग अलग से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली प्रदेश, और दक्षिणी अरावली प्रदेश में जो जो चोटियाँ वो भी हम पढ़ेंगे, और ये कौन से ज़िलों में फैला हुआ है ये पढ़ेंगे। तो ये फैला हुआ मुख्यतः अपने जो 3 ज़िले हैं, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, मुख्यतः 3 है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। बाकी अब वो जो अरावली है असली अपने ओरिजिनल स्वरूप में यहीं देखने को मिलेगी, ऊंचाइयाँ, सघनता। तो यहाँ से जो अपना मेन जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो गुरु शिखर है। वो गुरु शिखर जो दक्षिणी अरावली में ही है, जो सिरोही के अंदर पड़ता है, सबसे ऊंचा गुरु शिखर अरावली का, अरावली की चोटी है गुरु शिखर चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब क्या है कि बहुत बार ये फिट में भी आ जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि मीटर की जगह की कितने फिट हैं, तो तब आप क्या करोगे। वैसे तो इसकी है, मैं बता दूं आपको, 5620 फिट, 5650 फिट, सॉरी। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको मीटर में याद रखनी है सारी लंबाई, और मीटर में याद रखते हैं मैक्सिमम बच्चे। तो 1 मीटर बराबर होता है 3.280 फीट। अब आपको ये 3.280 वैल्यू याद रखनी है। अब 1722 को अगर अपने को फीट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1722 इंटू 3.280 का। तो ये लगभग वैल्यू वैसे तो आएगी 5649 पॉइंट समथिंग। तो इसे हम 5000 मतलब अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी आपके पास बिल्कुल। तो ये आपको ऐसे कन्वर्ट करना है मीटर को फिट में। अब आपको ये याद रखना है 3.280 फीट, ये वैल्यू। 1 सेकेंड, न्यू स्लाइड ऐड कर। यहाँ की अब जो दक्षिणी अरावली में अन्य जो चोटियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ी गुरु शिखर, ये गुरु शिखर के बाद शेर, ये भी सिरोही में है। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। मीटर को आप फीट में कन्वर्ट कर ही लेना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मीटर और फीट दोनों में एक में याद रखना, मीटर मीटर में। गुरु शिखर, शेर, और फिर आती है अचलगढ़। अचलगढ़ भी आपके सिरोही में है, और इसकी अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, 1380।
उसके बाद है दिलवाड़ा, 1442 मीटर। उसके बाद है आबू, 1295 मीटर। आपको लंबाई ऊंचाई सबकी याद नहीं रखनी। वो फिर आती है ऋषिकेश, 1017 मीटर। सिरोही में हमने पढ़ा था कि गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो अब हम ये देखेंगे कि उदयपुर और राजसमंद के बीच, एक सेकंड में नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। उदयपुर, उदयपुर और राजसमंद के बीच जरगा पर्वत, ये इम्पोर्टेंट है जरगा पर्वत। वैसे ये उदयपुर में आता है। और इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। मेन क्या है कि ये जो पर्वत चोटियाँ इनके क्रम पूछते हैं, इनकी ये ऊंचाई बहुत कम पूछते हैं कि कौन सी बड़ी है, ऐसे क्रम पूछते हैं मतलब। और कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ये पर्वत चोटी कौन से ज़िले में है, जैसे जरगा उदयपुर में है वैसे। और यहाँ पे उदयपुर में अपने अन्य श्रेणियाँ होगी, कुंभलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, ये भी उदयपुर में है। कुंभलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, कमलनाथ की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी। और ये ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब इसमें एक चीज़ क्या है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा, याद रखना है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसे बोलते हैं बोराट का पठार। बोराट का पठार, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो और भी मतलब मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में अन्य पहाड़ियाँ हैं, सायरा, गोगुंदा, काटरा, ऋषभदेव। और इसके अंदर जो ये बोराट का पठार है, अब हम थोड़ा सा क्या कि बीच में टॉपिक से हट गए, पहाड़, पहाड़ियाँ, पर्वत और पठार के बीच में अंतर जान लेते हैं कि मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब हम ये ले लेते हैं नीचे एक रफ डायग्राम, जिससे हम अंतर जान सकेंगे कि पहाड़, पहाड़ियाँ और पर्वत में हम क्या है कि समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई तक कोई भी चीज़ नापेंगे तो समुद्र तल से नापेंगे 300 मीटर तक, उसे हम मानेंगे मैदान, 0 से 300 मीटर तक। और 300 से 600 के बीच अगर ऊंचाई है किसी, 600 मीटर, 300 से 600 के बीच में, तो इसे पठार बोलेंगे। अब पठार की क्या विशेषता होती है कि इसका ऊपरी भाग सपाट होता है
ऊपरी जो इसका भाग है वो होता है एकदम सपाट, ये भी ध्यान रखना आपको। अब 600 से जो 1800, 600 तक तो था, सॉरी ये थोड़ा सा, 600 से 1800 मीटर तक इन्हें हम बोलेंगे पहाड़ियाँ, जिनकी ऊंचाई होती है। बल्कि ये पहाड़ियाँ वगैरह बनी पर्वतों से ही है, क्या कि अपरदन के दौरान इनकी ऊंचाई कम होती गई और 1800 से 2700 मीटर तक हो जाएंगे अपने पहाड़। 2700 मीटर तक क्या हो जाएंगे? पहाड़। और 2700 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले माने जाएंगे पर्वत। ये डिफरेंस होता है पहाड़, पहाड़ियाँ, पर्वत, मैदान के अंदर। ठीक है, तो जो अरावली के निर्माण के समय जो ऊंचाई थी, हम इसे गुरु शिखर को पर्वत क्यों बोलते हैं कि क्योंकि इसकी जो अरावली पर्वतमाला के निर्माण के समय जो ऊंचाई थी वो 2800 मीटर थी। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम क्या है कि वो पठार देख लेते हैं। तो जैसे हमने क्या पढ़ा था पहले, बोराट का पठार, ये किसके मध्य था? उदयपुर और राजमहल के, ये याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही एक है लसाड़िया का पठार, ये कहाँ पे है? ये जैसमंद झील है उदयपुर में, उसके पूर्व में है, मतलब उदयपुर में लसाड़िया का पठार, ये याद रखना। जैसमंद झील के पूर्व में, जैसमंद झील के पूर्व में उदयपुर में लसाड़िया का पठार, उदयपुर में। आपको ये ध्यान रखना बस। हम इससे आगे का पार्ट क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग डिस्कवर राजस्थान।